नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जो हमें खबरें सुनाते हैं, विश्लेषण बताते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी घटना हो, कोई भी विषय हो, उसके ऊपर उनकी ये जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो उसका शोध करें, उसकी जानकारियाँ निकालें और फिर उसमें एक संतुलित तरीके से आम लोगों को यानी कि आम जनता को ये बताएं कि भी ये क्या इशू है, क्या इसमें विभिन्न पक्ष हैं, कौन सही है या कौन गलत है, दोनों तरफ की बात बताएं। लेकिन हुआ ये है कि बहुत दिनों से एक पूरे के पूरे जर्नलिस्टों का एक पूरा कुनबा खड़ा हो गया है और बहुत सारे कारणों से उन्हें अभी की जो सरकार है वो पसंद नहीं है। तो ठीक है, ये आइडियोलॉजिकल ऑब्सेशन या कि परसेप्शन या कि अलाइनमेंट हो सकता है, तो उसको तो पहले तो वो माने। तो वो बात तो करते हैं कि हम सब लोग जो हैं निष्पक्ष हैं, लेकिन वो डिसऑनेस्टी करते हैं। वो इस मामले में जो जो भी खबर है, जो भी विषय है, उसको तोड़ मरोड़ करके एक तरफा उस पे बयानबाजी, एक तरफा निष्कर्ष निकालते हैं। और इसमें बहुत सारे महारथी हैं। इसमें श्रीमान रवीश कुमार तो हैं ही, लेकिन उनके साथी या उनके पुराने बॉस रहे श्री राजदीप सरदेसाई भी कम नहीं हैं। तो पिछले दिनों, और ये इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि ये उच्च किस्म के जो मोदी से घृणा करने वाले लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये खुद उससे इनकार करते हैं। लेकिन कोई पार्टी जीतती है तो ये टेलीविज़न स्टूडियो में नाचने लगते हैं। और फिर मैंने तो इनको खुद स्वयं देखा है जब ये जयपुर आए थे पिछले दिनों, कि ये किस एक पार्टी का प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय ये भूल गए कि 10-12 लोग उनके साथ हैं। तो बाद में उन्होंने झेंप मटाते हुए कहा कि मैं तो आई वॉज जस्ट ईकिंग आउट व्हाट दीज बॉयज़ एंड गर्ल्स आर थिंकिंग। तो ये एक झेंप पटाने का तरीका था, वो पकड़े गए थे। तो कोई बात नहीं है, ये श्रीमान राजदीप सरदेसाई कई बार पकड़े गए हैं और उसमें हम कोई विश्वास नहीं करते हैं कि इनके जो चेले थे रवीश कुमार, जो इनसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए, उन्होंने कहा कि मैं राजदीप की तरह जो है दुकानदार नहीं हूँ। तो ये अधिकतर वामपंथी और उसी तरह की विचारधारा की, ये तो वामपंथी नहीं है, ये तो बड़े कुलीन घराने से आते हैं, लेकिन इनको पसंद नहीं है आजकल की सरकार। और आजकल की सरकार के समय में जो ये अडानी का प्रसंग आ गया है और उसमें हिंडनबर्ग की जो महान रिपोर्ट आ गई है और उसमें जो वो अडानी को जो नुकसान हो गया है, तो राजदीप सरदेसाई और उनके साथियों की बाछें खिल गई हैं। देश का हर वामपंथी रात को शैंपेन पी के नाच रहा है और दिन में दास कैपिटल गिराते हुए नाप रहा है कि देखिए कैपिटलिज्म का सत्यानाश हो गया, ये जो है वो गलत एक हिंदुस्तानी था उसने कर दिया। तो ये लोग तो इनके बहुत लंबे समय से पीछे पड़े हुए हैं। तो अब इन्होंने जो अश्वत्थ दामोदरन है, जो कि एक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने एक लेख लिखा और उसके अंदर ठीक है कि उन्होंने वैल्यूएशन पे बात की कि वैल्यूएशन उन्होंने कहा कि ज़्यादा है। तो कंपनी के शेयरों के मार्केट की रेट और एक सिस्टमेटिक जो वैल्यूएशन होता है उसमें बहुत सारा फ़र्क हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी बातें सेंटिमेंट्स पे आधारित तो होती हैं। तो हम उसमें नहीं जा रहे, हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने अश्वत्थ दामोदरन से पूछा कि उनको ये लगा कि ये तो आदमी बहुत अपने काम का है, ये तो अभी अडानी को फाड़ गिराएगा, जैसा मैं चाहूँगा वैसे जवाब देगा। तो इन महाशय ने बातचीत की शुरुआत ये कही अश्वत्थ दामोदरन से कि इज अडानी ए कॉन मैन, यानी कि क्या ठग है। अब ये किसी एक आदमी को, देश के बड़े उद्योगपति को ठग बता रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। इस देश में बहुत बड़ा एक तबका है जो कि एंटरप्रेन्योर्स से हेट करता है, उद्यमियों से हेट करता है। उसके कारण 50 तरह के हो सकते हैं, या उनको अधिकतर तो आइडियोलॉजी से मरे जा रहे हैं और कुछ पॉलिटिक्स से भी मरे जा रहे हैं, जिसमें ये श्रीमान राजदीप सरदेसाई आगे हैं और इनके और साथी भी हैं और इनकी पत्नी भी हैं। तो आप ये देखिए कि कोई आदमी किसी को उठ के कौन कैसे कह सकता है, यानी कि ठग आप किसी को कह दोगे बिना किसी जानकारी के, बिना किसी जांच के।
उन्होंने ठग कह कैसे दिया। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ, ये हम सबके सोचने की बात है कि कितना बड़ा नामी गिरामी पत्रकार भारत का, जो टेलीविज़न पर रोज आता है, दुनिया भर के ज्ञान बांटता है, उसे बड़ा महान पत्रकार भी माना जाता है, वो इस तरह का छिछला और उथला कृत्य कैसे कर सकता है। आप कैसे कह सकते हो? क्या उन्होंने ये जांच की कि अडानी के शेयर की आज की वैल्यू नीचे कर गई है, कल वो ऊपर उठेगी नहीं उठेगी, वो अन्य बात है, उसके अंदर फिलहाल हम नहीं जा रहे, आज की बातचीत का ये विषय भी नहीं है। विषय तो ये है कि उन्होंने किस तरह से ये प्रश्न कैसे फ्रेम किया। यानी कि जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा तो उन्होंने कन्विंस होकर पूछा होगा, और वो चाहते होंगे कि उनकी तरफ से उनको यही उत्तर मिलेगा कि अश्वत्थ दामोदरन कहेंगे हाँ ही इज ए कॉन, वो ठग है। तो फिर ये नाचने लगते, शायद उठ करके स्टूडियो में उसी समय नाचने लगते। लेकिन अश्वत्थ दामोदरन ने कहा कि नो आई डोंट थिंक ही इज ए कॉन, कॉन इज अ वन पर्सन हु इट्स ए पॉन्जी स्कीम, दीज आर नॉट पॉन्जी स्कीम, दीज आर रनिंग बिजनेसेस। तो महाशय राजदीप सरदेसाई क्या मुंह उतर गया, क्योंकि तो उनको तो मोदी विरोध में हर घटना का, हर विषय का, हर वक्तव्य का उसका इस्तेमाल करना है, इनको करना है और इनके साथियों को करना है। तो खैर राजदीप सरदेसाई हैं और इनके और बहुत सारे साथी हैं, और वामपंथियों में तो आजकल आपको समझिए कि खुशी की बहार लहरा चुकी है, चारों तरफ नाचते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि एक भारत का उद्यमी, उसको नुकसान हो गया, तो उससे बढ़िया बात, उससे उत्तम बात देश के वामपंथियों के लिए हो क्या सकती है, क्योंकि ये तो ऑस्ट्रेलिया तक उनके काम को बिगाड़ने के लिए चले गए थे। और दूसरी ये भी बातें आ रही हैं कि किस तरह से भारत के कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने और अन्य लोगों ने, और उसमें कुछ पत्रकार और अन्य कुछ व्यापारी लोग भी शामिल हैं, कि उन्होंने किस तरह से एक स्ट्रैटेजिक तरीके से ये बातें सामने आ रही हैं। देखिए, जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, और दोनों तीनों चारों तरफ की बातें होंगी, सिर्फ एक ही तरफ की बात क्यों हो। तो श्रीमान राजदीप सरदेसाई ने एक बिजनेसमैन को ठग मान लिया। उन्होंने ये मालूम किया कि क्या अडानी ने अपने लोन को, ऋण को वापस देने में कभी देर की, क्या ब्याज लौटाने में कभी देर की, क्या कोई और घपला जो सामने साबित हुआ, हो सकता है उनके ऊपर कोई केस चला हो। केस चलने में बहुत सारी बातें होती है कि हमेशा सरकारी एजेंसियां केस चला देती हैं, कई बार वो सही भी होती हैं, और उस समय उसके जो नियम से आदमी कोई भी जो है वो दंड भुगत के अलग हो जाता है। लेकिन ये जो पूरा जाल जो उन्होंने बुना है, और उन्होंने कह दिया, बड़े आराम से कह दिया भारत के एक व्यापारी को, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहा है। देखिए, और इसके अंदर बहुत सारे विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अभी जो भी कुछ हुआ है, निश्चय अडानी जिस गति से बढ़ रहे थे, तो उनके जो है वो कर्मचारी भी बढ़ रहे थे, उनका व्यापार भी बढ़ रहा था, और जितना भी वो जो बैंकों को जो है वो ऋण लौटा रहे थे, ब्याज दे रहे थे, वो भी बढ़ रहा था। ये देश और विदेश में आज की स्थिति तो ये है कि इनके पास अधिकतर जो 70% जो है वो होल्डिंग इनके पास है, 65 से 70% होल्डिंग इनके पास है, और करीब करीब 15 से 20% इनकी अधिकतर कंपनियों में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो उनके पास होल्डिंग है, और फिर DII के पास भी है, और पब्लिक के पास तो कोई 5-10% के आसपास है। तो कुल मिला के बात ये है कि कौन सा घपला हुआ तो उसको साबित करें, इन्होंने कोई साबित तो किया नहीं है। लेकिन मुख्य बात तो उस विचारधारा की है, मुख्य बात तो उस गंतव्य और मंतव्य की है कि आप किसी घटना को राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल लंगोट बांध के तैयार बैठे हैं। वो घटना हो जाए, आप उसमें क्रूर भेड़िए, भूखे भेड़िए की तरह से कूद पड़ेंगे, जैसे कि श्री राजदीप सरदेसाई कूद पड़े। तो इन्होंने कोई जानकारी, दोनों तरफ का कोई बैलेंस नहीं। उन्होंने इंटरव्यू लिया उसके बाद में हरीश साल्वे साहब का, और उन्होंने अपना एक निर्णय, अपना एक पर्सपेक्टिव और अपना विचार सामने रखा। तो उनका भी इंटरनेशनल जो है वो अनुभव है, और वो दुनिया के इस तरह के लोगों को जानते हैं। और दूसरी खबरें भी ये सामने आ रही हैं कि किस तरह से
कुछ बड़ी एंटिटीज हैं जो कि भारतीय भी हैं और विदेशी भी हैं, उन्होंने इस खबर को, उनको पहले से जानकारी थी, उन्होंने बड़े चंक में शॉर्ट सेलिंग कर दी और उसमें करोड़ों रुपया उन्होंने कमा लिया। तो इसमें जो भी कुछ इन्वेस्टिगेशन होगा तो होगा। अब वो जो राजदीप सरदेसाई साहब ये कह रहे हैं कि अडानी को तो जो है ना अमेरिका के उसके अंदर जाकर के केस लड़ना चाहिए, देखिए हिंडनबर्ग जो कितना वीर है वो चैलेंज कर रहा है। तो हरीश साल्वे साहब ने कहा कि भाई नुकसान कहाँ हुआ है, जहाँ पे डैमेज सब मैक्सिमम हुआ है तो मुकदमा तो वहाँ होना चाहिए। लेकिन भारत में 75 साल के अब हम अमृत काल में आ चुके हैं, लेकिन कोई डिफेमेशन पे किसी की मानहानि के किस्से जो है, क्योंकि लाखों केस जो है वो कोर्टों में पड़े हुए हैं, लेकिन विशेष व्यक्तियों के जो है वो कोर्ट फैसले सुन लेती है। जो है वो अंसारी के केस जो है ना वो पहले सुन लिए जाएंगे, गुंडे बदमाशों के केस सुन लिए जाएंगे, बड़े बड़े वकील जाके खड़े हो जाएंगे, कहते माननीय मिलॉर्ड इस पर तो आज ही डिसीजन होना चाहिए, कल ही डिसीजन होना चाहिए, और वो हो भी जाता है। तो इस तरह की एक व्यवस्था है। लेकिन ये व्यवस्था बिल्कुल नहीं है कि कोई भी आदमी किसी की रेपुटेशन को बदनाम कर दे, झूठे आरोप लगा दे और वो आराम से बच के निकल जाए। तो यानी कि एक लीगल फ्रेमवर्क में ये तो जो इस विषय के जो वकील लोग हैं, लॉयर्स हैं, वो इसको जानते हैं। लेकिन हरीश साल्वे ने खुद ने कहा है कि इसका नुकसान अधिकतर हिंदुस्तान में हुआ है, तो केस तो हिंदुस्तान में चलना चाहिए। लेकिन परिस्थिति ये है कि यहाँ पे इस तरह के नियम कायदे कानून लॉ ही नहीं बने हैं ताकि हर आदमी कुछ भी अंट शंट बोल करके आराम से निकल जाता है, उसको दंड नहीं मिलता, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो जो पत्रकार हो। अब ये तो पत्रकार हैं, ये राजदीप सरदेसाई, जब दिल्ली के अंदर वो जो दंगा फसाद हो रहा था और लाल किले पे जो है वो किस तरह से वहाँ पे अफरा तफरी हो रही थी, तो एक आदमी खुद अपने कृत्यों से एक स्टंट करते हुए मारा गया। इन्होंने झूठ बोल के कह दिया कि वहाँ पे गोली चली है, पुलिस की गोली से मारा गया। तो कौन जर्नलिस्ट तो ये है, यानी कि ठग अगर जर्नलिस्ट कहा जाए। हम आम लोग जो खबरें इनकी सुनते हैं, इनसे कुछ ये आशा रखते हैं कि हम किसी विषय को ढंग से और गहराई से समझने का हमें आशा रहती है। वो आशा कितनी धूमिल हो जाती है जब हमें पता लगता है कि राजदीप सरदेसाई और रवीश कुमार, अन्य उनके कई भाईबंद जो है वो राजनीतिक अपने विचारधारा की, अपने संगी साथियों की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं टेलीविज़न चैनलों में बैठ करके। ये इंडिया टुडे ग्रुप को भी सोचना चाहिए कि इस तरह के लोगों को कब तक ये जनता को मूर्ख बनाते रहेंगे और कब तक इनके ऊपर ताज जो है ना उसको ये थामे रहेंगे, सरताज बने रहेंगे कब तक ये न्यूज़ और मीडिया के। जबकि ये झूठ बोलते हैं, पूरी तैयारी करते नहीं हैं, एक तरफा जो है रिपोर्ट दे करके अफरा तफरी फैलाते हैं और उसके साथ के अंदर उस तरह की जो अफवाहें हैं उनको जन्म देते हैं और मुख्य तौर पे झूठ फैलाते हैं। अपने राजनीतिक संगी साथियों का हित इनके लिए महत्वपूर्ण है, इनके खबर की कोई सैंक्टिटी नहीं है, अपनी जिम्मेदारी का इनको कोई एहसास शायद नहीं है, लेकिन फिर भी इनको बहुत बड़ा पत्रकार माना जाता है। तो हम तो एक आम जो खबर सुनते हैं उसकी दृष्टि से कह रहे हैं कि इसमें निश्चय ही ये जो लोग झूठ बोल करके, झूठी खबरें फैला करके, अफवाहें फैला करके बिना दंड के निकल जाते हैं, उसमें कानून में कुछ न कुछ बदलाव होना चाहिए, जिसका इशारा श्री हरीश साल्वे ने भी किया था। तो हमने बात की एक कौन जर्नलिस्ट जिनको कहा जा सकता है, श्री राजदीप सरदेसाई की। रवीश कुमार तो हैं ही, वैसे ये रवीश कुमार के बॉस रह चुके हैं, उनके गुरु घंटाल हैं। तो ये भी झूठ बोलने में और अफवाहें फैलाने में और अपने साथियों की अगर पार्टियां जीत जाती हैं तो स्टूडियो में नाचने में ये कई बार अपनी जो इच्छाएं हैं और अपनी जो उनका राजनीतिक झुकाव है उसको, ये खबरों को उस तरह से घड़ के हमारे सामने रखते हैं। तो ये कौन किसी को भी ठग बता देते हैं, लेकिन ये लगता ये है कि ये खबरों के ठग हैं। इन खबरों के ठग जब वो कुछ बोलते हैं, समझते हैं, तो हमें उनकी बात में कितने का भाग दे देना चाहिए, ये आवश्यक बात है। तो धन्यवाद, नमस्कार इस बातचीत को सुनने के लिए। हमने बातचीत की ठग किस्म के जो है वो पत्रकारों की, जो कि झूठी खबर फैलाते हैं, जो कि अफवाहें फैलाते हैं। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें,
कोई आप इसके बारे में टिप्पणी भी करना चाहते हैं तो यूट्यूब के लिंक पे जाके करें। धन्यवाद, नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात।